नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के निमंत्रण पर जाएंगे। मेलबर्न सैम मोस्ट्रिन से करेंगे मुलाकात। आज 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट जाएंगे सीएम योगी। रामघाट का भ्रमण और समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद। श्रद्धालुओं से फर्जी रसीद देकर की गई वसूली। यूपी के 2 जिलों में बुलडोजर कार्रवाई। आगरा और प्रयागराज में अवैध निर्माण ध्वस्त। बीटीए का अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन शुरू हुई बारिश। एनसीआर में कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट। 13 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चढ़ावा चंदा चोरी मामले में ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। मंदिर के फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद हुआ है। आरोपियों के निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से रसीद बरामद हुआ है। श्रद्धालुओं से फर्जी रसीद देकर वसूली की गई। रसीद पर तीर्थ क्षेत्र का लोगो लगा था। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। मंदिर के फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को आरोपियों के निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। आरोपियों ने इस फर्जी चंदे की रसीद बुक के जरिए वसूली की बात भी कबूल की है। दरअसल सूत्रों की माने तो पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को भी कबूला है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वाले से पैसे भी ऐंठ लेते थे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी मिली है। और सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और तमाम गिरफ्तार आरोपी से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये फर्जी रसीद देते थे, ताकि किसी को शक ना हो। और अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मंदिर के फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद की गई है। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था। और ये रसीद हूबहू बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। और अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, और इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का प्रयोग बंद कर दिया था। और ऐसे में राम मंदिर में कागजी रसीद व्यवस्था खत्म होने के बाद दान देने वाले सीधा राम मंदिर के बैंक खाते में पैसा भेजते थे, या फिर मंदिर में आकर दान काउंटर से स्लिप लेते थे। और इस बीच आपको बताते चले, लगातार एक एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से रसीद बरामद हुआ है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां फर्जी रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था, और ये रसीद हूबहू असली की तरह थी। नई व्यवस्था के तहत जब रसीदें ऑनलाइन मिलने लगी तो कागजी फर्जीवाड़ा बंद हुआ। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है, जहां आरोपियों के निशानदेही पर रसीद बरामद हुआ है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए अब ये इस मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया है, जहां बताया जा रहा है कि फर्जी रसीद बुक बरामद हुआ है। आरोपियों ने खुद वसूली की बात कबूल की है, क्या कुछ और जानकारी? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी हुआ है, जिस तरीके से लगातार एसआईटी जांच कर रही है, उसमें एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहले बारकोड, जो बक्से पे लगे बारकोड का मामला खुलासा हुआ कि जिस पर लोग बारकोड दान करते थे, लेकिन वो सीधे अकाउंट्स में उनके पहुंचा था, जिसपे श्री राम तीर्थ जो है स्थल लिखा हुआ था। अब दूसरी बात सबसे बड़ी निकल कर आ रही है, जो आरोपी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के फर्जी रसीद का भी खेल उस समय खेला था कि जो भी राम भक्त वहां पहुंचते थे उनको ये रसीद काटते थे और रसीद काट करके वो पैसा अपना गबन करते थे, यानी कि उन पैसों का कोई भी हिसाब किताब जो है ट्रस्ट को नहीं देते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक खुलासे एसआईटी कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो अनिल मिश्रा हैं, उनके ऊपर एसआईटी जो है उनको मुख्य आरोपी बनाने की जो है फिराक में है। जिस तरीके से जांच चल रही है, जांच में सामने निकल करके आ रहा है कि अनिल मिश्रा द्वारा जिस तरीके से गबन किया गया, पैसों का हेर फेर किया गया, काउंटिंग से लेकर के प्रवेश द्वार से लेकर के सीसीटीवी फुटेज तक में सब में अनिल मिश्रा का कहीं ना कहीं नाम निकल करके आ रहा है। वहीं चंपत राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कलंक है और कलंक को लेकर के हम जीवित नहीं रहेंगे या यहाँ से नहीं जाएंगे, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, साफ तरीके से इसकी जांच होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बिना दबाव के इस मामले का जांच करा रहे हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनके सनातन प्रेमियों और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ऐसे में जो चंदा चोर हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम लला के मंदिर में चंदा चोरी की है, इतना बड़ा घोटाला किया है, वहां पर जाकर के जहां जाकर के लोग अपनी आस्था को लगाते हैं, जहां जाकर के लोग अपनी आस्था के साथ वहां जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शपथ खाते हैं, उस जगह पर बैठ करके इन्होंने चोरी की है। कहीं ना कहीं पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू परिवार को, समाज को इन्होंने एक प्रकार से आहत करने का काम किया है। तो उसमें एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये साफ मिसाल जाए कि किसी भी प्रकार से जो अपराधी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये लगातार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, या तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा, या उन पे बुलडोजर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं अयोध्या प्रकरण में ना तो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, ना किसी भी प्रकार से अभी तक जो आरोपी हैं वो आरोपी सिर्फ जेल गए हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है, जो सनातन प्रेमी है, इसमें साफ तौर पर ये चाहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं खुलासा हो, जो जितना अपराध किया है उसके अपराध के अनुसार उसको दंड मिले, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो, कार्रवाई ऐसी हो जो समस्त सनातन प्रेमियों के लिए, समस्त हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर हो चुकी। जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों एक बड़े और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडोनेशिया के सफल रवानगी के बाद अब प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडोनेशिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे, जहां पीएम मोदी मेलबर्न में पीएम अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पूरी करके ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अहम खनिजों, समुद्री सुरक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और यात्रा के दौरान मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। राष्ट्रपति स्वयं उन्हें हवाई अड्डे पर विदा करने के लिए आए थे और दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत के क्षेत्र के लिए गहरी द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात की आपूर्ति श्रृंखलाएं, समुद्री सुरक्षा, दवाएं, शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार, दूरसंचार, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल है।
तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक और अहम कदम के तौर पर भारत और इंडोनेशिया रणनीतिक रूप से अहम सबांग पत्तम को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए और यह पोर्ट मलक्का जलडब्रू मध्य के पास स्थित है और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां इंडोनेशिया यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडोनेशिया की सफल यात्रा के बाद अब दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। आपको बताते चले, सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे थे और 3 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया के दौरे पर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया गया, जहां आपको बताते चले कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता के कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। मंगलवार को वे जकार्ता पहुंचे थे। बुधवार को वे इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे, जहां सदियों पुराने इस मंदिर को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है और यह योग्यकार्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दरअसल आपको बता दें कि भारत योग्यकार्ता में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है और इस परियोजना पर काम करने के लिए मंगलवार को दोनों देशों ने आशय पत्र एक्सचेंज किया था। पीएम मोदी आज प्रम्बानन मंदिर पहुंचे हैं और मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को कहा था कि उनको बुधवार को योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोव के संग मिलकर प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और 1000 साल से भी ज्यादा पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक विरासत का शाश्वत प्रतीक है। और ग्राफिक के जरिए आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है, जहां संज्ञा राजवंश ने इस मंदिर को बनवाया था। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। राजा राकारे पिकाटन ने इसका निर्माण करवाया था। इंडोनेशिया का ये सबसे बड़ा मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जावा में योग्यकार्ता के पास ये मंदिर स्थित है और ऐसे में करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। संज्ञा राजवंश ने इस मंदिर को बनवाया था। राजा रकाई पिकाटन ने इसका निर्माण करवाया था और ऐसे भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। जो आपको बता दें, इस ऐतिहासिक धरोहर के एक एक चीजों को बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आए और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 1000 साल पुराना मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का शाश्वत प्रतीक है। पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलवार को कहा था कि उनको बुधवार को योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोव के संग मिलकर प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और ऐसे में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का शाश्वत प्रतीक है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय के लिए चित्रकूट दौरे पर है और ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीएमएसपी ने कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण किया और 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगी रहेगी। रामघाट भ्रमण और समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जनसभा को भी लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक के भी खास इंतजाम किए गए ताकि यातायात में किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। भारी वाहनों को फिलहाल आवागमन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय तपोभूमि प्रवास को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर के यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, जहां मुख्यमंत्री की जनसभा, विकास कार्यों की समीक्षा, रामघाट भ्रमण और रात्रि विश्राम कार्यक्रम को देखते हुए करवी नगर में 2 दिनों तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां प्रतिबंध आपको बता दें आज से सुबह 5:30 बजे से और कल गुरुवार की रात्रि 12 बजे तक प्रभावित रहेगी और ऐसे में केवल आपातकालीन सेवाओं और इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों वाहनों को ही इस अवधि में छूट मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर नो एंट्री बैरियर भी लगाए जाएंगे और सुबह 5:30 बजे से पहले नगर सीमा में प्रवेश कर चुके भारी वाहन हर हाल में सुबह 6 बजे तक नो एंट्री क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने भारत का पक्ष रखा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत के पक्ष में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए कीर्तिवर्धन नजर आए, जहां संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा मुख्यालय में आयोजित ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई शासन व्यवस्था का मजबूत समर्थक है। मंत्री ने जोर दिया कि एआई का विकास मानवीय निगरानी, मानवाधिकारों की सुरक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम जैसे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने भारत की एआई फॉर ऑल नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है और साथ ही उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों की भागीदारी बढ़ाने और एआई शासन में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका पर भी बल दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां दिल्ली में दूसरे दिन भी झमाझम बारिश का असर देखने को मिला। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जरूर सड़कों पर लबालब पानी भरता हुआ नजर आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आवागमन में काफी दिक्कतें और परेशानियां देखने को मिली। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का सितम लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन शुरू हुई भारी बारिश, कई इलाकों में झमाझम बारिश से जलभराव देखने को मिला। जलभराव के चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जहां दिल्ली में 13 जुलाई तक हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का सितम देखने को मिला। कई इलाकों में झमाझम बारिश और जलभराव की तस्वीरें सामने आई।
तो ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई, तो वहीं बुधवार को भी बारिश देखने को मिली और दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किस तरह से दिल्ली में मॉनसून बरस रहा है। गर्मी से हालांकि राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, जहां बादल, गरज चमक और तेज बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का भी मौसम विभाग का ये अनुमान है कि तेज हवाएं चल सकती है और बारिश के बाद तापमान में देखिए जरूर गिरावट नजर आई। तो एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लबालब पानी भरा रहा, आवागमन बाधित होता हुआ यहां नजर आया। 2021 के बाद पहली बार जुलाई में दिल्ली पहुंचा मॉनसून। तो तस्वीर के साथ देखिए किस तरह से दिल्ली में भारी बारिश के बाद से आवागमन बाधित होता हुआ नजर आया। एक तरफ लोगों को यहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सड़कों पर भयंकर जाम भी देखने को मिला। तो भारी बारिश के बाद से यहां पर सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश का भी और कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश से दिल्ली में जरूर यहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई। तो दिल्ली में तेज हवाओं के बीच बारिश शुरू हो चुकी है, इससे मौसम सुहावना जरूर हो गया, साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और इसके साथ ही लोग अपने आप को बचाने के लिए बस शेल्टर का सहारा भी लेते हुए नजर आए। अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां उत्तर भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है मॉनसून। हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हुआ है मॉनसून। इसके साथ ही 2021 के बाद पहली बार जुलाई में मॉनसून पहुंचा और इस बार तय तारीख से 5 दिन की देरी से मॉनसून पहुंचा है। 2021 में 13 जुलाई को दिल्ली मॉनसून पहुंच चुका था। लू, उमस और धूल भरी आंधियों से जरूर राहत मिलती हुई नजर आई। तो दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में अपील भी प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। बारिश के बाद हालांकि तापमान में गिरावट यहां जरूर देखने को मिली, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी रही और उसके बाद से एक तरफ से कहे तो लोगों को गर्मी से यहाँ राहत जरूर मिली, लेकिन वहीं दूसरी ओर सड़कों पर लबालब पानी भरने से, जल भराव से आवागमन देखने को मिला। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए आज दूसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का सितम देखने को मिला। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सड़कों पर जल भराव देखने को मिली। अभी क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने दिल्ली में जो है मानसून का अलर्ट जारी किया था, हालांकि मानसून की लुका छिपी पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी, लेकिन अब जाकर हम कह सकते दिल्ली में मानसून आ चुका। कल दिल्ली में दोपहर के बाद से लगातार बरसात जारी, जो पूरी रात जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रही। आज सुबह भी दिल्ली में जो है बरसात हुई और इस समय हालांकि बरसात रुकी हुई है, जिस जगह हम है वहाँ बरसात रुकी, लेकिन कुल मिलाकर हम दिल्ली का मौसम काफी सुहाना हो चुका। पिछले कई महीनों जो तपिश थी, जो गर्मी थी, उससे जो दिल्ली वाले जो है परेशान थे, उसको लेकर हम कह सकते हैं दिल्ली वालों के लिए एक मौसम की जो ये बरसात है एक राहत भरी खबर लेकर आई है। तापमान जहां 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 44-45 के ऊपर था, अब वो घटकर जो है 37-38 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें वो 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ चुका था। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए एक जो है राहत भरी खबर है कि तापमान से जो काफी राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है बरसात जो है एक अगर राहत की बड़ी खबर लाती है, साथ ही कुछ दुश्वारियां भी लाती है।
दिल्ली में जो है यातायात की अगर बात करें थोड़ी बहुत दिक्कतें जो जरूर पैदा हो गई हैं। बिल्कुल इसलिए कमल हम तमाम तस्वीर जो- भी देख पा रहे हैं क्योंकि लगातार देखिए बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें और परेशानी हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की सड़कों पर बारिश में पानी की वजह से देखिए जलभरा हुआ। क्या लगता है कब तक जल निकासी की व्यवस्था जो है हो जाएगी और कब जल यानी पूरे पानी को हटा दिया जाएगा? अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है अक्सर ये समस्याएं होती, जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां पर अभी हल्के फुल्के जल भराव की जो समस्या है, प्रशासन फिर भी मुस्तैद है, लगा हुआ है। पंपिंग जो सेट लगाए गए, तमाम जगह पे जो है पंपिंग की व्यवस्था की गई है। बारिश हटाई जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से तेज बारिश, उसको लेकर थोड़ी बहुत दुश्वारियां जो दिल्ली वालों को झेलने को मिली है। लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात पश्चिम भारत के हैं, कम से कम वैसे हालात दिल्ली में नहीं। दिल्ली में फिर भी यातायात थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन सुगम चल रहा है। बिल्कुल, तो भारी बारिश के बाद से जरूर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव की वजह से लोगों को कई दिक्कतें और परेशानी होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।